हेलो, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आपका द कॉमर्स जीवन पर स्वागत करता हूं। ओके, तो हम लोग की इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी कर रहे हैं। उस स्टडी में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ यूटिलिटी पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमको स्टडी करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज डिमांड, डिमांड की स्लोप क्या होती हैं, डिमांड के एक्सेप्शन क्या होते हैं, डिमांड की डेफिनेशंस क्या होती हैं। इन दिस कंटेंट वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंट कंटेंट्स। ओके, तो फर्स्ट पे क्या स्टडी करेंगे, फर्स्ट पे मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, रीजन फॉर द एप्लीकेशन। लॉ ऑफ डिमांड मीन्स कौन से कारण हैं जिनके कारण से लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड एक कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम लोग इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। वी आर डिस्कस्ड अबाउट मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है? देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु की परचेज करने की प्रक्रिया को ही डिमांड कहते हैं, मांग कहते हैं। किसी भी गुड्स है, किसी भी प्रकार की सर्विस है, इन दिस प्रकार के सर्विस को गेन करना, दैट इज डिमांड। बट इकोनॉमिक्स में ये जनरल व्यू के द्वारा काम नहीं होता है। ओके, यहाँ पर क्या है कि डिमांड क्यों की जाती है, ये सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो डिमांड है, दो चीज़ें हैं यहाँ, एक डिजायर एंड सेकेंड इज नीड। ओके, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिजायर मीन्स कि व्यक्ति क्या है, बंडल ऑफ डिजायर है, पुतला है, आवश्यकताओं का, इच्छाओं का पुतला है। उसके मन में हमेशा डे बाय डे, पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर्स उसकी कुछ ना कुछ इच्छा होती रहती है, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज ना हो। जैसे मान लीजिए किसी का मूड है, हमको आज फॉरेन जाना है, बट उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो इन दिस कंडीशन योर विश इज नॉट ए नीड, मीन्स वो नीड नहीं है, बिकॉज आपके पास उस प्रक्रिया को फुलफिल करने के लिए आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। जब रिसोर्सेज नहीं है तो डेफिनेटली इसको लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत गरीब हैं, आपका मूड है कि मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी लेता, क्या वो फॉर्च्यूनर गाड़ी ले सकता है? मीन्स उसका केवल ये इच्छा है। ओके, नीड नहीं है। डिजायर और नीड में क्या है डिफरेंस, कि डिजायर केवल इच्छा है, इसको फुलफिल करने के लिए कोई पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है। नीड क्या है, जैसे मानिए कोई गरीब है, उसको आज आवश्यकता है कि हमको आज राइस लेना है, या व्हीट लेना है, या शुगर लेना है, या शुगर लेना है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, नीड के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो इसको अफोर्ड भी कर सकता है, उसको परचेज भी कर सकता है। सो इन दिस कंडीशन आपको समझ में आएगा कि डिजायर एंड नीड में क्या डिफरेंस है। नीड व्यक्ति की होती है और उसको पूरा करने के लिए वो एक्टिव भी होता है, किस प्रकार से नीड को पूरा किया जाए। ओके, जबकि डिजायर क्या, मन की इच्छा है, जो चाहे मन में आ सकता है, यहाँ जाना है, वो जाना है, वहाँ खरीदना है, कुछ भी लेना है, आ सकता है। बट ये नहीं देख रहा है इसके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है या नहीं है इसको फुलफिल करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या देखते हैं कि डिमांड की डिफिनीशन क्या है। डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर, मीन्स केवल इफेक्टिव क्यों यूज किया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है कि इफेक्टिव होने के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए। डिजायर है बट इफेक्टिव है। ओके, इम्प्लाइज थ्री थिंग्स, मीन्स कब इम्प्लाइज होगा, देर आर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व इन डिजायर। फर्स्ट क्या है, डिजायर टू प्रोसेस ए थिंग, मीन्स किसी भी
डिजायर को प्राप्त करने की इच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पैसा है आपके पास, लेकिन उस पैसे से किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की आपको इच्छा ही नहीं है, तो दैट इज नॉट ए डिमांड। वह वस्तु होते हुए भी, जैसे मान लीजिए कि आपको साइकिल की आवश्यकता नहीं है और पैसा आपके पास है, चाहे तो आप साइकिल परचेज कर सकते हैं, लेकिन साइकिल परचेज नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए डिमांड। ओके, बिकॉज आपको उसको लेने के लिए कोई मेहनत ही नहीं है, कोई आप इफेक्टिव प्रोसेस नहीं कर रहे हैं कि हमको इसको लेना है, तो इसलिए दैट इज नॉट ए डिमांड। केवल आपको पैसा होना डिमांड नहीं है, उस पैसे को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, एक्सपेंड करने की इच्छा होना चाहिए कि हम मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, दैट इज कंटेंट ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्या है, मीन्स फॉर परचेजिंग, मीन्स परचेज करने के साधन भी होना चाहिए, मीन्स स्रोत। ओके, साधन, और जानते हैं किसी भी वस्तु को परचेज करने के साधन क्या है, मनी है, मनी। तो मनी पर्याप्त होना चाहिए, जिस वस्तु की आप इच्छा कर रहे हैं उस वस्तु की क्या परचेज करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज है या नहीं है। थर्ड क्या है, विलिंगनेस टू यूज दिस मीन्स ऑफ परचेजिंग, और मैंने अभी बताया कि जो ये मनी है इसको विलिंगनेस टू पे करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो 3 चीज होना चाहिए, फर्स्ट वस्तु को परचेज करने की इच्छा होनी चाहिए कि हमको परचेज करना है, दूसरा उस परचेज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आपके पास मनी भी होनी चाहिए, और उस मनी को एक्सपेंड करने की डिजायर भी होनी चाहिए कि हमको इसको इच्छा है कि मैं इसको एक्सपेंड कर दूं। तो इन दिस कंडीशन, ये 3 कंडीशन से लॉ ऑफ डिमांड समझा जाता है कि डिमांड क्या है एक्चुअल में। ओके, नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। अभी तो डिमांड की परिभाषा समझें कि डिमांड में परचेज करने की इच्छा होना चाहिए, मनी होना चाहिए, और मनी को एक्सपेंड करने की इच्छा होनी चाहिए, तीनों चीज़ों को इन्वॉल्व होना चाहिए। अब क्या समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल ये है कि जब किसी भी वस्तु की प्राइस घटती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। ओके, मीन्स डिक्रीज इन प्राइस देन इंक्रीज इन डिमांड, ये बेसिक इसका कंसेप्ट है। और आप नेचुरल लाइफ में ये देखते भी होंगे कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यदि किसी भी वस्तु की प्राइस गिर जा रही है तो डेफिनेटली उसको लोग ज़्यादा परचेज करते हैं, कुछ एक्सेप्शन केस को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर यही बात किया जा रहा है कि जब किसी भी वस्तु की गुड्स से, मान लीजिए किसी की, जैसे मान लीजिए आपके पास पोटैटो है, पोटैटो की प्राइस गिर गई है, ओके, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और आप देखते होंगे जिस वस्तु की प्राइस गिर जाती है निश्चित रूप से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा परचेज करने लगते हैं क्योंकि सबकी बजट में आ जाती है। जैसे अभी मान लीजिए सेब है, अनार है, क्या इसको सब लोग परचेज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे क्योंकि महंगी है। अभी इसको कर दीजिए 50 रुपीज़ पे, 40 रुपीज़ पे, तो इसकी डिमांड हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है कि गुड्स की यदि प्राइस गिर जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और इसका एगेंस्ट भी हो सकता है, वर्सी वर्षा। क्या हो सकता है, यदि मान लीजिए प्राइस किसी वस्तु की बढ़ जाए तो डिमांड कम भी हो सकती है। ओके, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। यदि इफ ए गुड्स ऑफ प्राइस इंक्रीज देन दैट गुड्स आर डिमांडेड इंक्रीजेज। ओके, तो यहाँ पर समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल्स, आप जानते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इकोनॉमिक्स में एक मेजर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये अन्य बातों के समान रहने पर ही लागू होता है। क्योंकि जो मैं ये रूल बताया क्या सभी चीज़ों में लागू होगा? नहीं होगा। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि अन्य बातों के समान रहने पर। अन्य बात मीन्स एक तरह से एजम्पशन। ओके, मान्यता क्या क्या है? मान्यता इज योर अदर थिंग्स सेम, मीन्स कि अन्य बातों के समान रहने पर ही ये लागू होगी। इसी को यहाँ देखा जा रहा है। तो देखते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज रेज्ड, मीन्स बढ़ जाती है। ओके, किसी की भी प्राइस यदि बढ़ गई, लेस क्वांटिटी ऑफ विल बी डिमांडेड, तो क्या होगा? मैं बताया, यदि प्राइस किसी की बढ़ जाती है तो लेस क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में लोग डिमांड करते हैं। ओके, और ये नेचुरल रूल है, आप भी जानते होंगे, आप भी वैसा करते होंगे।
और शायद सब लोग लगभग करते होंगे मेजर ऑफ गुड्स के साथ। ओके, पीपल विल बी बाई मोर एट लोअर प्राइस, तो मैं बताया, और कब ज़्यादा परचेज करते हैं, जब उसकी प्राइस लो हो जाती है। तो मैंने बताया सिंपल से हाथ से ऐसे समझिए, यदि किसी के प्राइस इंक्रीज कर रही है तो डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। ओके, यदि प्राइस डिक्रीज कर रही है तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, मीन्स इनवर्स रिलेशन है। ओके, दोनों में अपोजिट संबंध है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि डिमांड क्या है, ला ऑफ डिमांड क्या है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एजम्पशन, मैंने अभी एजम्पशन की बात किया कि व्हाट इज एजम्पशन ऑफ द डिमांड, मीन्स कौन कौन सी मान्यताएं हैं जिनको फुलफिल होने के बाद ही जो हम लोग थ्योरी स्टडी कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है, देयर देयर शुड बी नो चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट नेचर एंड फैशन। तो जैसे यूटिलिटी में हम लोग एजम्पशन पढ़े थे कि कंज्यूमर की टेस्ट में चेंज नहीं होना चाहिए, नेचर में चेंज नहीं होना चाहिए और फैशन में चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए उसकी प्रकृति चेंज हो गई कि नहीं नहीं जो महंगी चीज़ें हैं उसी को हमको लेना है, तब भी डिमांड ला ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। यदि मान लीजिए उसका टेस्ट चेंज हो जाए, हो सकता है कि उसको टेस्ट अच्छा लगता है, तो वो चाहे गुड्स महंगी हो जाए चाहे सस्ती हो जाए उसको वो परचेज करेगा ही। ओके, और मान लीजिए कि उसका फैशन चेंज हो गया, भले ही मान लीजिए कि महंगी वस्तु हो गई लेकिन फैशन चेंज हो गया, जो महंगी वस्तु है फिर भी उसका फैशन में अच्छा है तो लोग उसको परचेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, देयर शुड बी नो चेंज इन द कंज्यूमर वेल्थ एंड इनकम, मीन्स जो कंज्यूमर की इनकम है एंड वेल्थ है इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, धन और उसकी आय में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कोई वस्तु महंगी हुई तो उसी के अनुसार उसकी इनकम भी बढ़ गई, जब इनकम बढ़ जाएगी तो भी वो ला ऑफ डिमांड नहीं होगा क्योंकि तब भी वो परचेज करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, द कंज्यूमर शुड नॉट बी सर्चिंग फॉर ए सब्सटीट्यूट, मीन्स कोई ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप हमेशा टी पी रहे थे, टी ले रहे थे, ओके, और इसकी प्राइस बहुत हाई हो गई तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ओके, लेकिन मान लीजिए कि कॉफ़ी एक है, ओके, और वो कॉफ़ी पर जाने लगता है, तो इन दिस कंडीशन में भी हो सकता है कि ये रूल लागू ना हो। या मान लीजिए कोई सस्ती हो जाइए कॉफ़ी तो उसको कॉफ़ी अच्छा लगता है, जब सस्ती हो जाएगा तो इस पैसे का जो पैसे बचेगा उसका क्या यूज करेगा, वो कॉफ़ी परचेज करने लगेगा। तो इन दिस कंडीशन में कोई सब्स्टिट्यूट वस्तु है कि या तो ये यूज करेंगे या तो ये यूज करेंगे। तो यदि वो सर्च करने लगता है कि इसके स्थान पर, जैसे मान लीजिए कि आप कोई सब्जी मान लीजिए महंगी हो जाती है, जैसे पोटैटो मान लीजिए कि मार्केट में बहुत कॉस्टली हो गई, तो आप उसकी डिमांड कम कर देंगे, लेकिन अब उसके स्थान पर कोई आप सर्च करने लगेंगे कि हमको इस वस्तु की को इसके जगह पे यूज करना है, तो जब यूज करेंगे तो डेफिनेटली इसकी मांग कम हो जाएगी। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स की सर्चिंग नहीं होना चाहिए, खोजना नहीं चाहिए कंज्यूमर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड शुड नॉट बी ए प्रेस्टिंग प्रोटेक्टर, मीन्स प्रेस्टिजियस गुड्स नहीं होना चाहिए। प्रेस्टिजियस गुड्स मीन्स कि सम्मान वाले, जैसे एप्पल का फ़ोन, लग्जरियस गाड़ी, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि फैशन को बढ़ाती है, जो प्रेस्टिजियस है कि नहीं बहुत धनी लोग ही परचेज करते हैं। तो इन दिस कंडीशन आल्सो नॉट एप्लीकेबल इन लॉ ऑफ डिमांड। आप जानते हैं कि जो धनी वर्ग है, जो रिचेज पर्सन है, उनके लिए महंगाई का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जिसको एप्पल फ़ोन परचेज करना है, जिसको एप्पल का लैपटॉप परचेज करना है, जिसको ब्रांडेड शूज पहनने हैं, जिनको ब्रांडेड गाड़ी लेनी है कि फॉर्च्यूनर लेना है, मर्सिडीज लेनी है, तो उसकी प्राइस से उसकी डिमांड कम नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि वो प्रेस्टिजियस गुड्स है, वो अपने सम्मान के लिए कि नहीं हम महंगा है तभी तो बैठ रहे हैं इस पर, तो इसलिए ये प्रेस्टिजियस गुड्स के साथ ये रूल लागू नहीं होता है अगर प्रेस्टिजियस गुड्स है तो। ओके, कि इसमें सस्ती हो जाएगी तो लोग परचेज ही नहीं करेंगे। ओके, ऐसे समझिए। नेक्स्ट क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है कि फ्यूचर में कोई भी प्राइस चेंज होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अक्सर आप सुनते होंगे सॉल्ट या कोई ऑयल है,
कि इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि पता चला है कि इसकी डिमांड मतलब प्राइस भविष्य में बढ़ने वाला है। तो जानते हैं कि जिस वस्तु की आपको पता चल जाए कि कल ये वस्तु बढ़ जाएगी, तो क्या उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। तो भले ही वो आज महंगा है, बट उसकी डिमांड डेफिनेटली करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि कल आलू की रेट या 2 दिन बाद आलू की रेट बढ़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आलू भले ही आज भी महंगा है, फिर भी उसकी डिमांड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है हो सकता है भविष्य में बढ़ जाए, तो इसलिए महंगा है तो भी इसको परचेज करेंगे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपको यदि ये पता हो जाए कि भविष्य में इन दिस गुड्स की प्राइस हाइक होने वाली है, तो देन आप तब भी आप उस गुड्स की परचेजिंग करेंगे। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। रीजन्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट होता है? ओके, व्हाई डू यू डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, मीन्स डाउनवर्ड टू राइट क्यों आती है? और नेक्स्ट क्या है? व्हाई मोर ऑफ गुड्स इन परचेज व्हेन इट्स प्राइस फेल्स, मीन्स क्यों लोग प्राइस के गिरने से लोग ज़्यादा परचेज करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं इकोनॉमिक्स की मेन चीज। इसमें क्या है? फर्स्ट कि कोई भी, जैसे आप जानते हैं कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर क्या होगा? हमेशा याद रखिए यूनिट होगा। कोई भी आप फिगर बनाएंगे यूनिट, ओके, एंड यहाँ पे प्राइस होगा। हमेशा ध्यान रखिए प्राइस का प्रभाव यूनिट पर पड़ेगा, न कि यूनिट का प्रभाव प्राइस पर पड़ेगा। इसलिए ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, प्राइस स्वतंत्र है। प्राइस की चेंज को ही यूनिट पर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ऑलवेज रिमेंबर इट, ओके। और किसी भी मैप में, जो इस टाइप का मैप कोई भी बनेगा डायग्राम, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को, फर्स्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमेशा प्राइस होगा और प्राइस इंडिपेंडेंट है, प्राइस का प्रभाव यूनिट या इकाई पर पड़ेगा। ओके, सेकेंड क्या याद रखना है हमेशा? यदि किसी भी डायग्राम में यदि कोई ऐसे दिख रहा है, ओके, या ऐसे मान लीजिए दिख रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव रिलेशन, मीन्स ये प्राइस एंड यूनिट में पॉजिटिव रिलेशन है, अगर ऊपर चढ़ता हुआ है तो। अगर मान लीजिए कि एसिड हो जाए, ओके, ये प्राइस है, ये यूनिट है, ये एक्स एक्सिस है, दैट इज वाई एक्सिस, तो ये किस बात को डिनोट कर रहा है कि निगेटिव रिलेशन है। मीन्स कि प्राइस बढ़ेगा तो यूनिट घटेगी, प्राइस घटेगा तो यूनिट बढ़ेगी। ये बता रहा है माइनस निगेटिव रिलेशन। ओके, इसको निगेटिव रिलेशन कहा जाता है, निगेटिव रिलेशंस। ओके, निगेटिव रिलेशंस किस में से? प्राइस और यूनिट्स में। ओके, तो यहां पर समझिए, तो इसको हमेशा याद रखना है इकोनॉमिक्स में पूरे चैप्टर को पढ़ते समय कि कौन सी स्लोप, ये स्लोप जब हो जाएगी तो दैट इज निगेटिव, एंड दिस टाइप ऑफ कर्व होगा तो दैट इज पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट क्या मैं बताया कि फर्स्ट में यहाँ प्राइस होगी, यहाँ यूनिट होगा, इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा होगा। ओके, अंडरस्टैंड? तो अब चलते हैं नेक्स्ट, ताकि आपको पता चले कि क्या करना है इसमें। यहाँ पर क्या है, क्यों प्राइस गिर रही है? जैसे मान लीजिए कि कोई ये एक्स एक्सिस है, मैं बताया, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये, एंड दैट इज एक्स एक्सिस। ये यूनिट में बताया है, डिमांड यूनिट है ये, ओके, एंड दैट इज प्राइस। अगर किसी भी वस्तु की प्राइस 1 रुपये है, इसका मतलब क्या है? किसी भी वस्तु की प्राइस 1 रुपये है, मान लीजिए 1 रुपये का, मान लीजिए कि शैम्पू मिल रहा है, तो 1 रुपये की प्राइस है, तो उसकी जो परचेजिंग है, लोग परचेज कर रहे हैं 600 क्वांटिटी। ओके, अंडरस्टैंड? अगर मान लीजिए कि उस वस्तु की कीमत 2 रुपये हो जाए, जैसे मान लीजिए कि जो शैम्पू है उसकी प्राइस जो है 2 रुपये हो जाए, तो क्या होगा? उसकी लोग परचेज कितना कर रहे हैं? 400।
अब देखिए यहाँ पर आगे नेगेटिव रिलेशन ना, कि जैसे ही प्राइस 1 रुपया बढ़ी, जो डिमांड थी वो 600 से 400 आ गई, कम हो गई। तो लॉ ऑफ डिमांड में ही तो बताया जा रहा था कि यदि किसी भी प्राइस की वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है वो घट जाती है। ओके, फिर देखिए मान लीजिए कि उस वस्तु की, स्पेसिफाइड वस्तु की कीमत 3 रुपये हुई, 3 रुपीज़, तो देखिए उसकी डिमांड 3 रुपये हो जा रहा है, 300 रुपये। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये हो गई उसकी, तो उसकी डिमांड 200 हो गया। और किसी भी वस्तु की डिमांड प्राइस 5 रुपीज़ हो गई तो उसकी डिमांड 100 रुपये हो गया। अब देख नेगेटिव रिलेशन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु की यदि प्राइस 5 रुपये है, 5 रुपीज़ है, तो लोग 100 खरीद रहे हैं, 100 परचेज कर रहे हैं, और उस वस्तु की प्राइस गिर करके 4 रुपये हो जा रहा है, तो इन दिस कंडीशन में लोग 200 खरीद रहे हैं। तो भी आप देखिए नेगेटिव रिलेशन है, मीन्स एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक घट रहा है तो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के जब रिलेशंस दिखेंगे, दैट इज नेगेटिव रिलेशन इन प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण से ये सब घटनाएं घट रही होती हैं, लॉ ऑफ डिमांड यूज हो रहा होता है। या स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन की बताया जा रहा है। स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है, स्लोप ऑफ द लाइन डाउनवर्ड टू द राइट। डाउनवर्ड देखिए हो रहा है, राइट भी हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है स्लोप, मीन्स दाहिनी ओर क्यों झुकी हुई होती है, इसी कारण से। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मीन्स पहला क्या है, रूल क्यों लागू होता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैं पढ़ा चुका हूँ, जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको जा करके देख सकते हैं, सेकेंड या थर्ड लेक्चर है वो। ओके, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने बताया है, फिर भी यहाँ पॉइंट आया है तो मैं बता दे रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कि जैसे जैसे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कंज्यूम करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। ओके, मीन्स यदि मान लीजिए कि कोई वस्तु आप परचेज कर रहे हैं, तो एक परचेज करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि अब इसको छोड़ देते हैं। लेकिन एक स्पेसिफाइड टाइम में परचेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक आज कर रहे हैं, एक कल कर रहे हैं, एक परसों कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप यदि एक टाइम में, एक समय में, मान लीजिए आप लंच ही कर रहे हैं, तो लंच में पहली मान लीजिए कि रोटी ले रहे हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो गई, दूसरे लेंगे उससे कम होगी, तीसरी लेंगे उससे कम होगी। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब ऐसी स्थिति होगी तभी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ये रूल लागू होगा। ओके, सेकेंड, इनकम इफेक्ट मीन्स आय का प्रभाव। आय का प्रभाव मीन्स आप जानते हैं कि जो ही वस्तुएं महंगी होती हैं तो उसका आय घट जाती है, क्योंकि एक्सपेंड ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए भी ये रूल लागू होता है। ओके, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मीन्स मैंने बताया कि जैसे कॉफ़ी है, टी है, मीन्स जो एक स्थान पे दूसरी वस्तुएं यूज की जा सकती हैं। ओके, तो इन जैसे मान लीजिए कूलर की जगह पंखा यूज कर सकते हैं, कूलर की जगह पे एसी यूज कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स भी होना चाहिए। यदि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी है तो भी इस रूल को लागू होता है। मीन्स यदि मान लीजिए कि टी की प्राइस बढ़ गई एग्जाम्पल के लिए, तो लोग हो सकता है कि टी की डिमांड कम न करे, कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाए। ओके, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है चेंज इन कंज्यूमर नंबर्स। आप जानते हैं जैसे मान लीजिए चेंज इन कंज्यूमर नंबर्स, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का एक थ्योरी है कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ती जाती है, गरीबों से वह वस्तु दूर होती चली जाती है। और आप जो लोग बहुत पुअर फैमिली से हैं, आप जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि जैसे एप्पल है, आप जानते हैं कि समाज के लगभग 60 to 70% वर्ग से ये अपर हो चुका है, वो बजट में है ही नहीं उनके। मीन्स अगर कोई पुअर घर फैमिली के लोग ये सोचें कि मैंने अपने लिए सेब कब परचेज किया था खाने के लिए, तो हो सकता है कि महीने, 2 महीने, 4 महीना में एक बार भी परचेज नहीं किए हों। प्रोफेसर अमर्त्य सेन यही बताए थे कि जब किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से इसकी गरीबों से पहुंच दूर हो जाती है। जैसे जो सिटी में लोग रहते हैं, प्योर मिल्क की कितने लोग मिल्क ले पाते हैं, जाते हैं तो वहीं पैकेट वाला 5 रुपये 20 रुपये वाले लेके आते हैं,
तो यहाँ पर क्या है कि वो बजट से धीरे धीरे बाहर हो रही है। या कोई ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स भी आप जानते होंगे, ड्राई फ्रूट्स भी जैसे है, कितने लोग परचेज कर पा रहे हैं, कितने लोग काजू खा रहे हैं, कितने लोग किशमिश खा रहे हैं। तो ये क्या है, बजट से बाहर हो चुका है। लेकिन यही गुड्स सर्विसेज सस्ती हो जाए तो क्या होगा, कंज्यूमर की नंबर बढ़ जाएंगे, मीन्स मोर कंज्यूमर इन्वॉल्व इन परचेज ऑफ दैट गुड्स। जैसे मान लीजिए कि सेब है, सेब मान लीजिए कि जो 150 रुपीज़ है, आ जाए 50 रुपीज़ पे, तो क्या लोग परचेज नहीं करेंगे? अब ज़्यादा कंज्यूमर इंक्रीज कर जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज कर गए। तो दैट इन दिस कंडीशन आल्सो स्लोप ऑफ द लाइन होगा। ओके, क्योंकि जो ही प्राइस बढ़ती घटती है तो लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, तो इसलिए स्लोप ऑफ द लाइन हो जाता है। जो ही मान लीजिए प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर से गुड्स बाहर जाने लगी बजट से, तो इसलिए उसकी प्राइस, उसकी डिमांड घट जाती है। तो इन दिस कंडीशन में भी ये रूल लागू होता है। ओके, डिफरेंट यूज, यदि मान लीजिए कोई ऐसी गुड्स है जिसका डिफरेंट यूज है, जब डिफरेंट यूज होगा तो हो सकता है कि उसकी प्राइस बढ़े तो भी लोग परचेज ना करें, परचेज करें, क्योंकि सोच रहे हैं कि नहीं अच्छा ये नहीं, ये भी यूज कर सकते हैं, इसका ये भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट यूज होगा तो भी ये रूल लागू हो सकता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि इन दिस कंटेंट के कारण लॉ ऑफ डिमांड या स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट होता है, या प्राइस फेल होने पर लोग परचेज ज़्यादा करते हैं इसी कारण से। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों लागू होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेप्शन ऑफ द लॉ मीन्स इसका एक्सेप्शन क्या क्या है? एक्सेप्शन क्या है मीन्स ये कब रूल लागू नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड इज स्लोप अपवर्ड, अपवर्ड बताया ना, जैसे ऐसे कब होगा, पॉजिटिव रिलेशन। तो लॉ ऑफ डिमांड में मीन्स ये है कि कब अपवाद क्या क्या है, ये कब लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या है, प्रेस्टिजियस गुड्स में बताया अभी। जैसे मान लीजिए कि आपको एप्पल का फ़ोन लेना है, ओके एग्जाम्पल के लिए, तो एप्पल का फ़ोन जब लेंगे तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो भी आप लेंगे, जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है कि प्राइस बढ़ने के बाद लोग परचेज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग परचेज करेंगे। यही प्रेस्टिजियस गुड्स है, क्योंकि वो प्रतिष्ठा की है। वो लोग, जो लोग परचेज कर सोचते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि हम इतनी कॉस्टली फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। यदि कोई कंज्यूमर ऐसा है जो इग्नोर कर रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, या अज्ञान है, मान लीजिए कि उसको पता ही नहीं है कि इससे अच्छा इतना महंगा मिलता है। जैसे मान लीजिए आप यूएसए में गए, कोई चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, हो सकता है उसकी प्राइस उसमें बहुत हाई हो, फिर भी आप उसको परचेज कर ले रहे हैं। क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आज इसकी प्राइस बढ़ी हुई है। यदि अज्ञान है, ओके अज्ञानता है उसके अंदर, कंज्यूमर के अंदर अज्ञानता है, उसकी जानकारी नहीं है, नॉट अवेयर है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस बढ़े घटे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मान लिया तमिलनाडु में गए, कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो भी आप परचेज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सस्ती भी मिलती थी। ओके, नेक्स्ट है नेसेसरी गुड्स। आप जानते हैं नेसेसरी गुड्स जैसे राइस है, व्हीट है, सॉल्ट है, ऑयल है, ये नेसेसरी गुड्स हैं। जैसे गैस है, ये सब चीज़ें नेसेसरी गुड्स हैं जो जीवन जीने के लिए कंपलसरी हैं। अगर ये बढ़ भी जाती हैं तो भी लोग परचेज करेंगे। जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, कोई वेजिटेबल्स हैं, इनकी प्राइस बढ़ भी जाएगी तो भी लोग परचेज करेंगे, फिर भी कुछ समय हद तक कम करेंगे बट परचेज करेंगे, क्योंकि वो नेसेसरी चीज़ है। यदि मान लीजिए नमक ले लीजिए, सॉल्ट, या सॉल्ट के बढ़ने के बाद कोई परचेज नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि ये नेसेसरी गुड्स है। ओके, नेक्स्ट है स्मॉल गुड्स। स्मॉल गुड्स में से जैसे मान लीजिए कि मैच बॉक्स है, माचिस, ओके, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए उसका 1 रुपये से 2 रुपये भी हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए शैम्पू 1 रुपये वाला आता है, 1 रुपये 1.5 रुपये हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो स्मॉल गुड्स है। स्मॉल गुड्स में ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि वो नेसेसरी है, 2 रुपये दे करके परचेज करना है, तो उसके लिए क्यों इतना सोचें कि उसकी प्राइस बढ़ गई घट गई, इसलिए इसको ध्यान नहीं रखता। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज। मैंने अभी लास्ट के पॉइंट में बताया भी था, यदि आपकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है इन फ्यूचर में कि किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ सकती है, तो इन दिस कंडीशन आपको ये हो सकता है कि ये रूल लागू ना हो। क्योंकि मान लीजिए किसी भी वस्तु की प्राइस भविष्य में बढ़ने वाली है, तो आज उसकी प्राइस बढ़ी हुई है तो भी उसको परचेज करेंगे। तो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है
कि किसी भी पॉसिबिलिटी है प्राइस चेंज होने की, भविष्य में प्राइस चेंज हो सकती है, तो उस वस्तु के लोग लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट वर्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट है गिफेन प्रोडक्सी, गिफेन विरोधाभास। गिफेन विरोधाभास क्या है? गिफेन विरोधाभास ये है कि एक गुड्स होती है सुपीरियर गुड्स, सुपीरियर, एक ये इन्फीरियर गुड्स है, दैट इज सुपीरियर गुड्स। यहां पर ले लीजिए, मान लीजिए डंडा है, ये मान लीजिए जौ का आटा है एग्जाम्पल के लिए। ओके, या ऐसी गुड जिसका कोई अच्छी वस्तु है। ओके, यहाँ पर ये समझना है कि कोई एक खराब वस्तु है और उसका एक अतिरिक्त अलग वस्तु है जो अच्छी है। इसका मान लीजिए कि शुद्ध घी ले लीजिए, शुद्ध घी, और इसका मान लीजिए कि कोई गेहूं का आटा ले लीजिए। ओके, अब क्या है कि यहां पर बताया जा रहा है कि यदि डालडा की प्राइस गिर जाए, ध्यान समझिए, यदि डालडे की प्राइस गिर जाए तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इसकी प्राइस बढ़नी चाहिए थी, सॉरी इसकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यही बता रहा है कि यदि किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका डिमांड बढ़ना चाहिए। ओके, लेकिन आप जानते हैं कि जो ही इसकी प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपये था, इसका हो गया 50 रुपीज। ओके, जब 50 रुपीज हो जाएगा, लोग क्या करेंगे, जो इसमें 50 रुपये की उसकी सेविंग हो रही है, ये सस्ती ज़्यादा हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर इसको शुद्ध घी परचेज करने लगेंगे। समझ गए? इसके स्थान पर क्या करेंगे, शुद्ध घी परचेज करने लगेंगे। जैसे मान लीजिए कोई जौ का आटा लेता हो और ये मान लीजिए कि 30 रुपये है, ये मान लीजिए 40 रुपये है, 40 रुपीज, और ये हो जाए मान लीजिए कि 10 रुपये, तो लोग यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ पर चले जाएंगे। जबकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए, जौ की जब कीमत घटी तो इसकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन क्या बढ़ा, नहीं बढ़ा। बढ़ के इसका गया गेहूं का। ओके, जैसे ये थ्योरी दी गई है जो गिफेन की, वो थ्योरी कहाँ पर दी गई है, जानते हैं, ये फॉरेनर है, तो उनके द्वारा दिया गया है आलू, पोटैटो, ओके, एंड मीट, मांस। ओके, इस थ्योरी पर उनका यह मानना है कि मांस अच्छी चीज है, खाना चाहिए। ये मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, समझ गए, ये केवल मैं थ्योरी बता रहा हूँ कि गिफेन ने किस पर एग्जाम्पल दिया था, उस मैं थ्योरी को डिस्क्लोज कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो उनका यह मानना था कि मीट सुपीरियर गुड्स है और आलू क्या है, इन्फीरियर गुड्स है। आलू लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनका मानना था कि आलू, यदि जो पोटैटो है इसकी प्राइस गिर जाए तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इसका डिमांड बढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में मैंने यही बता रहा हूं मैं अभी तक कि किसी भी वस्तु की प्राइस गिर जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन गिफेन प्रोडक्ट्स ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग मान लीजिए कि ये 100 रुपये आलू था, पोटैटो, ये 50 रुपीज हो गया, तो इसकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, बट ये नहीं बढ़ेगी। लोग जो 50 रुपीज बचा है इसको क्या करेंगे, लोग यहाँ यूज करके लोग सोचेंगे चलो ये सस्ती है, ये नहीं लेंगे, पैसा हमारा बच रहा, मांस ले लेते हैं, मीट ले लेते हैं। तो इनके तुलना में ये अपर वस्तु है, इसलिए इसको लिया जा रहा है। तो समझ गए, क्योंकि ये थ्योरी वहाँ पर इसलिए लागू किया गया क्योंकि जानते हैं कि फॉरेन में कोई मांस और पोटैटो में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लोग वेज हैं, नॉन वेज हैं, सब है, तो इसलिए वहाँ पर लिया गया। लेकिन हम लोग यहाँ जैसे डालडा है, शुद्ध घी है, ये आटा किसी और चीज़ का यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई चावल ही है, ओके, मान लीजिए कि कोई राशन टाइप वाला चावल रखे हैं, मान लीजिए कि इन्फीरियर है, ओके इन्फीरियर है, एंड मान लीजिए कि कोई बासमती चावल है, ये सुपीरियर है, तो इसका सस्ता होने के बाद भी लोग परचेज नहीं करेंगे ज़्यादा, जबकि इस पैसे कहाँ यूज करेंगे, बासमती चावल परचेज करने में, क्योंकि सोचेंगे सस्ती हो गया उसी को परचेज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक समझ गए होंगे कि किन सिचुएशंस में
ये जो लॉ ऑफ डिमांड की कर्व है स्लोप अपवर्ड हो जाती है, मीन्स ऐसे बढ़ने लगती है। ओके, तो इन कंडीशंस में जो लॉ ऑफ डिमांड है इंप्लीमेंट नहीं होता है। ओके, जिसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट चेंज इन क्वांटिटी इन डिमांड। ओके, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड मूव्ड ऑफ द डिमांड कर्व। मीन्स अब यहाँ पे क्या देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट क्वांटिटी डिमांड। व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड? ओके, व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड? तो देखिए क्वांटिटी डिमांड क्या है, सिंपल से समझिए कि चेंज इन क्वांटिटी कब होगी, मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, मूवमेंट मूव करेगा। मीन्स जो डिमांड का कर्व है ये मूव करेगा। किस पे करें? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मीन्स यदि विस्तार हो रहा है डिमांड का, एक्सटेंशन विस्तार। ओके, और कंस्ट्रक्शन कमी हो रही है। ओके, ऐसे हो रहा है। तो ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस, प्राइस में यदि कमी आ रही है तो सेम कमोडिटी में तो मांग का विस्तार हो रहा होगा। ओके, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए किसी के प्राइस 5 रुपीज़ थी तो डिमांड 100 हो रही थी यूनिट की, और इसकी प्राइस यदि मान लीजिए कि डिक्रीज होकर 4 रुपये हो गया, 4 रुपीज़, तो इसकी डिमांड हो जाएगी मान लीजिए कि 500। यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि जो ये कर्व है डिमांड कर्व, यही डिमांड कर्व है, दैट इज डिमांड कर्व। ओके, तो डिमांड कर्व जो यहाँ पर था वो यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर आप लोग क्या समझे कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में इसी पर एक्सटेंशन होता है एक ही जगह पर, और इंक्रीज के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए कि किसी वस्तु की प्राइस 4 रुपीज़ थी तो लोग 500 गुड्स परचेज करते थे, एंड इसकी प्राइस बढ़ करके 5 रुपीज़ हो गया तो लोग 100 रुपीज़ करने लगे। तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो जाएगा, कमी आ जाएगी। ओके, तो सिंपल सी बात समझिए, प्राइस तो हम लोग स्टडी कर रहे थे लॉ ऑफ डिमांड, तो ऐसे समझिए इसको लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। ओके, लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड में जो पढ़े थे कि प्राइस के हाइक होने पे डिमांड घट जाती है एंड प्राइस के लो होने पे डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया गया है। ओके, और इसको कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी इन डिमांड। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए जो मैं बताया अभी, एक्सटेंशन। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी गुड्स की 3000 है प्राइस, 3000, तो उसकी डिमांड कितनी हो रही है, 5। मान लीजिए कोई गुड्स है 3000 रुपये मिले, जैसे मान लीजिए मोबाइल है। ओके, मोबाइल लोग 5 परचेज कर रहे हैं, हालांकि ऐसा मिलेगा नहीं, बट मान लेते हैं, यू आर एज्यूम दैट 3000 रुपये का है तो लोग 5 परचेज कर रहे हैं। जो ही ये 4000 रुपये होगा, लोग कितना परचेज करने लगेंगे, 4 कर देंगे, कम कर देंगे। इससे क्या हुआ, कंट्रैक्शन आ गया, कमी आ गया, डिमांड में कमी हुआ कि नहीं, 5 से 4 हो गया। एंड मान लीजिए कि 3000 से कम हो जाए, प्राइस डिक्रीज करेगी, 2000 हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर चला गया, 6, लोग 6 खरीदने लगे। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है फेल इन प्राइस रिजल्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मीन्स मांग में विस्तार हो गया, मीन्स ये मांग में कमी को दिखा रहा है, ये मांग में वृद्धि को दिखा रहा है। तो आर यू अंडरस्टैंड? मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो लॉ ऑफ डिमांड का मेन क्रक्स पॉइंट है उसी को यहाँ पे एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहा जाता है। ओके, सिंपल सी बात इतना याद रखिए, जो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं कि प्राइस में चेंज होने से क्या चीजें होंगी, उसी को कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज, मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इंक्रीज डिक्रीज जैसे हम लोग प्राइस के साथ वैसा नहीं पढ़ना है। इंक्रीज डिक्रीज मीन्स ऐसे समझिए कि एक्सेप्ट ऑफ प्राइस, मीन्स प्राइस को छोड़ करके किसी और चीज में चेंज हो रहा है। ओके, प्राइस को छोड़ करके, प्राइस को चेंज करेंगे तो कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की चीजों को देखेंगे।
तो प्राइस को छोड़ करके चेंज हो रहा होगा। प्राइस को छोड़ कर क्या चेंज हो रहा है, जैसे इनकम में चेंज हो रही होगी आपकी, आपके फैशन में चेंज हो रहा होगा, आपकी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किसी वस्तु की हो जा रही होगी इसलिए आप परचेज कर रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा धनी हो गए, कहीं से पैसा आ गया इसलिए भी चेंज कर रहे होंगे। तो ये अलग इफेक्ट है, प्राइस अलग चीज़ है, और रेस्ट ऑफ प्राइस दैट इज कैलकुलेशन इन चेंज इन डिमांड। तो समझ गए, यदि प्राइस में चेंज होने से लोग डिमांड में चेंज कर रहे हैं, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, और प्राइस को छोड़ करके किसी कारण से डिमांड में चेंज आ रहा है, दैट इज चेंज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, तो चेंज इन डिमांड में क्या है, शिफ्टिंग ऑन द डिमांड कर्व। शिफ्टिंग मीन्स जो कर्व मान लीजिए ऐसे था, विस्तार में ऐसे हो जाएगा, जब कमी होगा पहले मान लीजिए ऐसे था तो बाद में ऐसे हो जाएगा, समझ गए, नीचे आ जाएगा। तो जो डिमांड ये कर्व है, ये डिमांड कर्व है, दैट इज डिमांड कर्व ही चेंज हो जाएगा, जबकि एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन में क्या हो रहा था, डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रहा था, केवल स्लोप चेंज हो रही थी। ओके, लेकिन इसमें क्या होगा कि पहले मान लीजिए कैसे था अब ऐसे हो जाएगा। ओके, तो इसको कहा था एक्सटेंस, इसको कहा था डिक्रीज या इंक्रीज ऑफ डिमांड। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्या है, एन इंक्रीज इन डिमांड और ए शिफ्ट ऑफ द डिमांड ए कर्व अप टू द राइट, राइट करेगा। ओके, ओके, यहाँ पर एक डिक्रीज इन डिमांड और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व डाउन टू द राइट लेफ्ट, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जैसे राइट बोला जा रहा है, बोला जा रहा है राइट, तो जैसे मान लीजिए पहले ऐसे था डिमांड कर्व, बाद में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ओके, इन दिस कंडीशन में इसमें क्या होगा, मान लीजिए पहले डिमांड कर्व ऐसे था, डिमांड कर्व, ओके, बाद में कैसे हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, लेफ्ट, देखो लेफ्ट है ना, अपने लेफ्ट आ जा रहा है, ये राइट जा रही है, तो इस तरह से मूव करेगा तो क्या कहा जाएगा कि डिमांड कर्व में इंक्रीजमेंट हो रहा है, और ऐसे हो जाएगा तो डिक्रीज हो रहा है। ओके, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर समझते हैं क्यों हो रहा है, जो मैंने अभी बताया, ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस, मैंने बताया ना, अदर देन प्राइस, प्राइस के अतिरिक्त किसी भी कारण से यदि चेंज आ रहा है, जैसे इनकम है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जो भी बाद में पढ़ा भी जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज आ रहा है मान लीजिए, फिर मान लीजिए कि किसी वस्तु की एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट का भी प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ओके, तो ये सब चीज़ों के कारण यदि डिमांड में चेंज आ रहा है तो दैट मीन्स चेंज इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ओके, और मान लीजिए कि, तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कंक्लूड करके समझते हैं कि क्या बताया जा रहा है कि यदि आपकी प्राइस में चेंज होने से आपकी डिमांड में चेंज हो रही है तो इसको कहा जाएगा एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड या क्वांटिटी ऑफ डिमांड या चेंज इन डिमांड। ओके, नेक्स्ट है, जब मान लीजिए कि आपको प्राइस के अतिरिक्त किसी और कारण से डिमांड में चेंज आ रही है तो दैट इज डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। ओके, तो ये इसका क्रक्स पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड बताया कि ये प्राइस के कारण होगा, ओके, और ये किसके कारण होगा, प्राइस के अतिरिक्त और किसी कारण से, जैसे इनकम है, एडवर्टीजमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कुछ इस कारण से होगा। ओके, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड या एक्सटेंशन, चेंज इन डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज। ओके, इससे फर्स्ट क्या है, दिस हैपेंस ओनली ड्यू टू चेंज इन द कमोडिटी ऑफ प्राइस, मैंने बताया कि प्राइस में चेंज होने के कारण होगा, और इसमें दिस हैपेंस ओनली ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन कमोडिटी ऑफ प्राइस, प्राइस के अतिरिक्त और चीज़ों के कारण चेंज होगा, तो चेंज इन डिमांड कहा जाएगा और इसे क्वांटिटी डिमांड कहा जाएगा। नेक्स्ट, दिस हैपेंस ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस टू द कमोडिटी इटसेल्फ। ओके, जो ये चीज़ें इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होगी प्राइस की अपनी कीमत के कारण हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए इटसेल्फ मीन्स अपनी प्राइस की कीमत के कारण उस गुड्स की परचेजिंग बढ़ रही होगी या घट रही होगी, जबकि इसके साथ क्या होगा, इट हैपेंस मेनी रीजन्स लाइक कंज्यूमर्स इनकम, मैंने बताया अभी, इनकम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर द कमोडिटीज। तो ये सब चीज़ों के कारण चेंज इन डिमांड हो रहा है, जैसे मैंने बताया इनकम,
कम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रेफरेंस चेंज हो रही है, इस कारण से चेंज इन डिमांड होगा। चेंज इन डिमांड में ऐसे है, जैसे ये है ऐसे चला जाएगा, ओके। तो जो डिमांड कर्व है वही बदल जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा, केवल ऐसे होगा, तो ऐसे या तो होगा या तो ऐसे होगा। ये ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस यही है। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस appears एज a movement थ्रू डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो मैंने बताया कि जो सेम डिमांड कर्व है, मान लीजिए ये, तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे बना हुआ है ये फर्स्ट, तो जो चेंज होगा वो किस कारण से हो रहा है, मान लीजिए एक्सटेंशन होगा, तो इसी ग्राफ पर जो ये डिमांड कर्व की ग्राफ है, ओके, डिमांड कर्व की यही ग्राफ है, ओके, तो इसी पे एक्सटेंशन होने पे यहीं पर हो जाएगा, जो यहाँ पर है वो ऐसे हो जाएगा, ओके, जबकि कर्व में चेंज नहीं आ रहा है। एक्सटेंशन होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर चला आएगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो जाएगा, ओके, ये वाला जब ऐसे होगा तो, और कम होगा तो ये वाला कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ओके। यहाँ पर फ्रॉम द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिस मैनिफेस्ट बाय द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि फॉरवर्ड एंड अपवर्ड होगा, मैंने बताया अभी, या तो ये है तो ऐसे हो जाएगा तो फॉरवर्ड हो गया, ओके, और ऐसे है मान लीजिए तो ये अपवर्ड हो गया, मीन्स पहले ये वाला था, आफ्टर दैट आप डिमांड कर्व यहाँ पर आ गया, ओके, ऐसे पहले यहाँ पर था तो यहाँ आ गया तो क्या हो गया, बैकवर्ड आ गया, ओके, तो डिक्रीज हो गया, ओके, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। और इंक्रीज कब होगा, जब मान लीजिए कि पहले यहाँ पर था कर्व, ओके, और यहाँ पर जाने के कारण बढ़ गया, तो दैट इज इंक्रीज इन डिमांड कर्व। तो यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें एक ही डिमांड कर्व पर चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ अलग अलग डिमांड कर्व बन जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि जब डिमांड, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं फिर से एक बार कंक्लूजन के रूप में, कि फर्स्ट में ये रूल तब लागू होगा जब प्राइस में चेंज हो रहा होगा कमोडिटी के, और उसी प्राइस में चेंज होने के कारण उस गुड्स पे प्रभाव पड़ रहा होगा, डिमांड या बढ़ेगा या घटेगा। इसका कब प्रभाव पड़ेगा, एक्सेप्ट ऑफ प्राइस, मीन प्राइस को छोड़ करके जो अदर थिंग्स हैं, इनकम है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है, कंप्लीमेंट्री गुड्स है, ये सब चीज़ों के कारण हो रहा होगा। सेकेंड कि एक ही चीज़ पर शिफ्टिंग हो रही होगी इसमें डिमांड कर्व पे, जबकि यहाँ पर डिमांड कर्व ही चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, डिमांड कर्व ही चेंज हो जाएगा, ओके। इसमें नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर जो कमोडिटी की स्वयं की प्राइस प्रभावित कर रही होगी, जबकि यहाँ पर क्या होगा, दूसरे की प्राइस, जैसे मान लीजिए कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जैसे पेट्रोल है, कार है, दैट इज कम्प्लीमेंट्री गुड्स, या पेन है, उसके रिफिल है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो इसका प्रभाव के कारण हो सकता है कि पेन की कीमत बढ़ जाए तो इसकी भी कीमत घट जाए, जबकि इसमें कोई चेंज नहीं है। मान लीजिए कोई पेन 10 रुपये की मिल रही थी, 100 रुपये की हो गई, तो रिफिल को लोग भी नहीं परचेज करें, क्योंकि जब पेन ही महंगी हो गई तो रिफिल क्यों परचेज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसको आगे चल के डिस्क्राइब किया जाएगा, डिटेल्ड एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए मैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स को, सब्सिट्यूट गुड्स को थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आ गया है, ओके। तो अब यहाँ पर चलते हैं, अब यहाँ पर एक ग्राफ में आपको दिखाया गया है, इसको देख लीजिएगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ओके, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कोई बताने वाली नई चीज़ नहीं है, ओके। जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, पहले आप ये था, फिर ये आ गया। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब होगा, कि पहले ये था, अब ये हो गया, बढ़ गया, देख रहे हैं ना, एक ही डिमांड कर्व पे, और ये घट रहा है। यहाँ पर क्या है, डिमांड कर्व ही बदल जा रही है, पहले ये थी, एक्सटेंशन होकर ये आ गई, ओके। फिर मान लीजिए कि पहले ये था, घट करके ये आ गया। तो इसको आप देख लीजिएगा, आई थिंक आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लॉस करने की आवश्यकता नहीं है, इसको अपना देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ओके। तो अब यहीं तक इस क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे की चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे, कि कैसे प्राइस का प्रभाव पड़ता है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो
तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।